हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो होम साइंस से बिलोंग करते हैं। आज के लिए उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो जिनका पेपर नज़दीक है। और जो आज की क्लास होगी इसमें आपको बताया जाएगा मॉडल पेपर में कितने प्रश्न हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं इस मॉडल पेपर में, वो आपको हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे ज़्यादा होगा आपका कंसेक्यूटिव लैंग्वेज एंड मॉडल डेवलपमेंट एंड ड्यूरिंग एडेंसेंस, तो ये आपका मोस्ट टॉपिक होगा। उसके बाद में फिर आपका आएगा सजेस्टेड कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन मेथड। तो ये दो आपका टॉपिक से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और अच्छे से आप लोग के लिए आज की क्लास में कुछ नया सिखाने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों बने रही वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली होगी आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और हमारे पुराने छात्र छात्राएं एक दूसरे को वीडियो का शेयर करते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ, क्योंकि आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज के इस मॉडल पेपर का पहला आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आता है बीए थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान होम साइंस। प्रश्न पत्र आपका है उन्नत पोषण एवं मानव विकास यानी एडवांस्ड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। टाइम आपको पता ही है, प्रीवियस यानी कि पुनरावृत्ति की बात करें और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये आपका बना हुआ है। खंड आ से आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न है आपका स्वास्थ्य की परिभाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो का पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है स्वास्थ्य की परिभाषा। स्वास्थ्य की परिभाषा किसे कहते हैं, यानी हम स्वास्थ्य किसे कहते हैं। पहली चीज़ तो आप लोग को नोटिस करना होगा कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। स्वास्थ्य का मतलब होता है निरोग, यानी कि निरोगी, यानी कि बिना रोग से, तो उसे हम कहते हैं स्वस्थ। और स्वस्थ होता है WHO का मतलब हेल्थ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के अनुसार कहा गया है कि स्वस्थ मनुष्य के पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वस्थ नहीं है। तो ये स्वस्थ की परिभाषा होती है। उसके अंदर टेलर महोदय जी ने अपना परिभाषा यानी अपने अकॉर्डिंग बोल कहा है कि स्वस्थ व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। तो ये होता है स्वस्थ की परिभाषा। तो ये आपको WHO के अनुसार और महोदय टेलर जी के अनुसार दोनों यानी कि दोनों जनों के अनुसार ये आपको यहाँ पे स्वस्थ की परिभाषा हमने आपको बताया। उसके बाद फिर आपका आता है सेकंड प्रश्न, भोजन की परिभाषा। भोजन किसे कहते हैं। अब आपका आता है भोजन की परिभाषा, वह पदार्थ ठोस एवं तरल जिनको कोई व्यक्ति अथवा प्राणी अपने मुख द्वारा शरीर में ग्रहण करता है तथा वह शरीर में जाकर शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करता है, भोजन कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं भोजन। उसके बाद फिर तीसरा आता है कैलोरी। कैलोरी किसे कहते हैं। अब भोजन था, अगर भोजन का मतलब होता है अगर आपको भूख लगी है तो भूख को मिटाने वाले ही सारे प्रवृत्ति को हम भोजन कहते हैं। उसके बाद फिर तीसरा आता है कैलोरी। कैलोरी किसे कहते हैं। अब कैलोरी आता है कि 1 किलोग्राम पानी यानी 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। यानी कि अगर 1 किलोग्राम पानी को हम 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए उसकी जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। कैलोरी को किलो कैलोरी भी कहते हैं। इसे हम C या KCl के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कैलोरी को हम CL या KCl द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसका फिर आपका चौथा प्रश्न है कि नैतिकता से क्या आशा है। नैतिकता से क्या मतलब होता है। इसमें नैतिकता में आपका आता है कि नैतिकता एक ऐसी मानसिक वृत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को नैतिक व चारित्रिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देती है। नैतिकता एक अर्जित गुण है जो परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस और समाज द्वारा सीखा जा सकता है। तो ये होता है नैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है दोस्तों कि एक नैतिक गुणों से युक्त
मतलब बात करें कि अच्छे अच्छे गुणों को हम अर्जित करें और नैतिक पथ पर चलें, तो ये होता है नैतिकता। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न कि भारतवर्ष में शालेय आहार कार्यक्रम का मतलब होता है SLP। SLP का मतलब होता है शालेय आहार कार्यक्रम। इसमें आपको लिखना होगा कि भारतवर्ष में भी 1952 में शालेय आहार कार्यक्रम कई शालाओं में प्रारंभ किए गए, किंतु आहार प्राप्ति के साधन और भोजन संबंधी आदतों में व्यापक भिन्नता के कारण भारत में यह समान रूप से आयोजित नहीं है। उसके बाद में फिर आपका आता है कि मद्रास में प्रथम बार 1200 हरिजन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी प्रोग्राम आरंभ किया गया। आजकल इस योजना में 1 करोड़ से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 3 औंस यानी पका हुआ प्रोटीन युक्त उत्तम भोजन, जिसे हम कहते हैं बाला आहार, यानी कि बालाहार कहते हैं, प्रत्येक बच्चे को दिया जाता है। इसमें मक्के का आटा 12 औंस, सूजी 1 औंस, सोयाबीन का आटा 1 औंस और दूध का पाउडर 1 औंस मिलाकर उपमा के रूप में दिया जाता है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य प्रत्येक बढ़ते बच्चों को पूर्णतः पौष्टिक तत्व प्रदान करना है। तो ये हो गया आपका शालेय आहार कार्यक्रम यानी कि भारतवर्ष में। उसके बाद फिर आपका आता है छठा प्रश्न कि गर्भावस्था में विटामिन की क्या आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये आपका। अब इसमें आता है आपका कि गर्भावस्था में विटामिन की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार बढ़ जाती है। बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में विटामिन ए की उपस्थिति होती है, अतः इस समय विटामिन ए अधिक मात्रा में लेना आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से वृद्धि एवं आँखों में पर प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं थायमीन। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? थायमीन आपका 0.2 मिलीग्राम होना चाहिए, 0.3 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन व 2 मिलीग्राम आपका नायसिन अतिरिक्त मात्रा में, जिसे कहते हैं CMR यानी ICMR द्वारा प्रस्तावित है। फोलिक एसिड 500 से 200 माइक्रोग्राम अतिरिक्त मात्रा में आवश्यक है। विटामिन भी कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक है। विटामिन सी रक्त के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यह RBC के निर्माण में सहायक होता है। अतः विटामिन सी आहार में पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। तो ये आपको विटामिन की आवश्यकता पूर्ण होने जाए गर्भावस्था के समय, जिससे कि जो शिशु होता है उसमें आपको विटामिन ए की पूरी ऊर्जा आपको बिल्कुल मिल सके, जिससे उसकी आँखों पे कोई प्रभाव ना आए, उसके विटामिन ए से जितने भी ऊर्जा मिलने वाले होते हैं वो कमी ना रह जाए। तो ये हो गया आपका छठा प्रश्न। उसके बाद फिर आपका आता है 7वां प्रश्न कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं किसे कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है और एक अवस्था में विकास यानी कि विकसित संज्ञानात्मक संरचना आगे आने वाली अवस्थाओं में बदल जाती है। किसी अवस्था विशेष में बालक के भीतर पाए जाने वाले समस्त ज्ञान, विचार तथा व्यवहारों के संगठन से एक समुदाय निर्मित होता है और जिसे हम स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा का विकास बालक द्वारा अर्जित अनुभव एवं परिपक्वता अवलंबित होता है। स्कीमा का मतलब होता है कि किसी बच्चों यानी कि व्यक्ति के अंदर या बच्चों या व्यक्ति के अंदर जो अनुभव होता है और जो ज्ञान होता है, अंदरूनी ज्ञान जिसे कहते हैं, अनुभव मतलब देखते ही अनुभव हो जाए, उसे हम स्कीमा कहते हैं। तो ये उसके अंदर क्या हो जाती है कि उसको अनुभव करने की क्षमता हो जाती है कि हमें ये करने से ये फल प्राप्त हो जाए, तो इसको कहते हैं स्कीमा। यानी स्कीमा को अगर हम बात करें तो स्कीमा जो होता है वो समुच्चय निर्मित होती है इसके अंतर्गत, तो इसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के चार मूल रूप से तत्व दिए गए हैं। पहला तो आपका आता है संवेदीय पेशीय अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा स्थूल संक्रिया की अवस्था और चौथा आपका आता है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो ये आता है आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। उसके बाद फिर आपका आता है
8वां प्रश्न, भाषा एवं वाणी। भाषा एवं वाणी का क्या था? अब आपका आ जाता है भाषा वाणी में लिखना होगा कि भाषा संप्रेषण का एक लोकप्रिय माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। बालक का सामाजिक विकास भाषा पर ही आधारित होता है। भाषा ही बालकों की ज्ञान वृद्धि करती है। यह विकासात्मक क्रियाओं के लिए भी आवश्यक मानी जाती है। इसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। और वाणी का मतलब क्या होता है, मैंने भाषा में आपको बता ही दिया। अब वाणी में लिखना है कि वाणी एक प्रकार की भाषा ही है जिसे हम ध्वनि अथवा शब्दों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया जाता है। बालक द्वारा उच्चरित हर ध्वनि वाणी के अंतर्गत नहीं आती है जब तक वह स्नायु पेशीय तंत्र का नियंत्रित विकसित नहीं करता है, जिससे कि स्पष्ट एवं नियंत्रित ध्वनि उत्पन्न हो सके। इसके शाब्दिक उच्चारण केवल ध्वनि मात्र रहते हैं, जिन्हें हम वाणी नहीं कहा जा सकता है। जिन शब्दों का उच्चारण बालक करता है उसका आशय उसे ज्ञात होना चाहिए तथा जिन वस्तुओं हेतु शब्दों का उच्चारण किया गया है उसके संबंध स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। तो इसे हम वाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणी। तो भाषा और वाणी का मतलब ये हो गया। उसके बाद फिर आपका आता है 9वां प्रश्न कि एक्टोपिक गर्भावस्था क्या है। एक्टोपिक का मतलब क्या होता है एक्टोपिक गर्भावस्था के अंतर्गत? अब इसमें लिखना होगा आपको कि विरेचन के बाद जब शिशु का विकास गर्भाशय में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में होने लगता है तो इसके एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक गर्भावस्था है। इसमें फैलोपियन ट्यूब कटने का डर रहता है तो एक्टोपिक गर्भावस्था कहा जाता है इसको। उसके बाद फिर आपका आता है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आता है कि यौन संचारित योग किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका। उसके बाद फिर आपका आता है 10वां प्रश्न जो मैंने आपको बताया। इसमें लिखना होगा वे रोग जो योनि सेक्स, गुदा सेक्स और ओरल सेक्स द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। अगर इसे हम बात करें तो एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। इसे हम गुप्त रोग या पति रोग भी कहते हैं, जैसे क्लेमाइडिया, सिफिलिस, गोनोरिया, हार्पिस आदि जैसे इसमें आपकी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे क्लेमाइडिया, सिफिलिस आपको अगर बात करें तो ये एक मच्छर भी काटने से होता है सिफिलिस रोग। उसका फिर आपका गोनोरिया होता है, हार्पिस। तो ये मुख्य रूप से आपका आता है यौन संचारित रोग के अंतर्गत। तो ये आपका रहा सेक्शन ए के सारे प्रश्न। सेक्शन ए के सारे प्रश्न से हमने आपको एक एक प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे बता दिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आवश्यक रूप से पूछा ही जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना आप लोग को बिल्कुल हक बनता है कि आप लोग ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद फिर आपका आता है खंडवा में आपको केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। अब खंडवा का दूसरा प्रश्न आपका आता है कि आरडीए के बारे में बताइए। आरडीए किसे कहते हैं? अब इसमें लिखना होगा आरडीए, यानी कि आरडीए का मतलब होता है दोस्तों कि रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलाउंसेस। इसे हम कहते हैं रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलाउंसेस। आरडीए का तात्पर्य पोषक तत्वों की वह उपयुक्त मात्रा जो आपके बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। कभी कभी आरडीए को हम रिकमेंडेड डायरेक्टरी इन्फेक्टर यानी इंटेक भी कहा जाता है। यहाँ आरडीए और बच्चों के लिए उपयुक्त संतुलित आहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कौन कौन सी है? पहला तो आपका आता है इसमें आरडीए आईसीएमआर द्वारा तय किया जाता है। हेडिंग आपका आता है आरडीए आईसीएमआर द्वारा तय किया जाता है। इसमें लिखना होगा कि भारत में आरडीए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन हैदराबाद द्वारा तय किया जाता है कि आरडीए की मान्यताएं हर देश में अलग अलग हो सकती है। भारत में आईसीएमआर द्वारा शिशु, छोटे बच्चों और युवाओं के लिए उपयुक्त आरडीए निर्धारित किया जाता है। दूसरा आपका आता है इसमें कि आरडीए हर व्यक्ति के लिए उसकी गतिविधि के हिसाब से अलग अलग होता है। ये आपका दूसरा हेडिंग है। इसमें लिखना होगा आपको कि शिशुओं के लिए आरडीए तय करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें गतिविधि स्तर, खाने की परंपराएं, आहार पद्धतियां, सुरक्षा के मार्जिन आदि शामिल होते हैं।
तीसरा आपका आता है अब संतुलित आहार में आरडीए प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आरडीए प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे के खाने में दालें, फल, सब्जियां, दूध से बनी चीज़ें, दूध हो गया, चिकन, मछली, तेल और फैट्स ज़रूर शामिल करें। तो ये संतुलित आहार में आरडीए से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद फिर आपका चौथा हेडिंग आता है। चौथे हेडिंग में लिखना होगा कि बच्चों का आरडीए यानी कि प्रति किलो शरीर का वजन युवाओं के आरडीए से ज़्यादा हो सकता है। जैसे कैसे हो सकता है, इसमें लिखना होगा कि एक बच्चा यानी एक युवा के मुकाबले तेज़ी से बड़ा होता है, इसलिए प्रति किलो शरीर के वजन से हिसाब से बच्चों को कुछ पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में चाहिए हो। तो ये आपका आता है चौथा हेडिंग। पांचवा हेडिंग आपका आता है इसमें कि बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खाने की ज़रूरत होती है। बच्चों के पेट छोटे होते हैं लेकिन उनकी कैलोरी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें अपने आइडियल न्यूट्रिशनल इंटेक तक पहुंचने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाने की ज़रूरत होती है। फिर छठवां आपका आ जाता है कि बच्चों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश। इसमें दिशा निर्देश अपने बच्चों को कैसे दिशा निर्देश के अनुसार हम आपको यहाँ पे कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं, इसमें आपको बताया गया है कि छोटे बच्चों को रोज़ 1060 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। इसमें आपका फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, मिनरल्स और विटामिन होने चाहिए। ये 4-5 चीज़ मुख्य रूप से एक दिन में इनकी ज़रूरत होती है। अब फैट्स कैसे मिलेंगे? फैट्स तो आपको तेलों के द्वारा मिल जाते हैं। प्रोटीन दाल हो गया, साग हो गया, उसमें फल हो गए, तो ये प्रोटीन के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट आपका कैसे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट आपको जैसे आलू की सब्ज़ी हो गई, उसके बाद में चावल हो गया थोड़ा बहुत, उसके बाद में फिर आपका आ जाता है कुछ फल हो जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं। तो उसका फिर अब आता है मिनरल। अब मिनरल कैसे मिलेगा आपको? मिनरल भी आपको एक मिनरल पाउडर आता है। मिनरल आपका मिनरल और विटामिन ये दोनों आपको युक्त फलों से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आवश्यक होने चाहिए। उसके बाद फिर आपका आता है दूसरा प्रश्न कि स्तनपान से लाभ बताइए। स्तनपान का लाभ क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपका आता है कि स्तनपान से अग्रलिखित लाभ होते हैं। पहला, इसमें दुग्धपान से शिशु के मुंह का व्यायाम होता है, जिससे मुंह, जबड़ों और चेहरे की मांसपेशियों के निर्माण में सहायता मिलती है। दूसरा, इसमें विटामिन सी और थायमीन पूर्ण रूप से माता के दूध से प्राप्त होता है। कौन सा? थायमीन और विटामिन सी, ये दोनों आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट से उनको विटामिन क्या होती है मुख्य रूप से मिल जाती है। उसके बाद फिर आपका तीसरा नंबर आता है स्तनपान कराने से माता और शिशु दोनों ही संतुष्टि का अनुभव करते हैं और दोनों के भावनात्मक संबंध में दुग्धपान से सुदृढ़ होते हैं। माता का वात्सल्य, ममता बढ़ती है और शिशु को माता से सुरक्षा और संरक्षण की अनुभूति होती है। उसका फिर चौथा आता है कि शिशु का सकिंग रिफ्लेक्स दुग्धपान द्वारा संतुष्ट होता है। उसका फिर पाँचवा नंबर आता है कि माता का दूध आसानी से मिल जाता है। छठा नंबर, दुग्धपान कराने से माता के शरीर में गर्भाशय एवं स्तन की मांसपेशियां जो गर्भावस्था में बढ़ जाती है वो संकुचित होकर अपनी सही स्थिति में आ जाती है। सातवां नंबर, माता का दूध प्राकृतिक एवं सर्वोत्तम आहार है जो प्रकृति से प्रदत्त है और आसानी से उपलब्ध है। आठवां नंबर, यह दूध शिशु की पाचन क्षमता में अनुकूल होता है। नौवां नंबर, इसमें माता का दूध अत्यंत शुद्ध एवं जीवाणु रहित होता है। 10वां नंबर, माता का दूध पीने वाले शिशु में रोग रोधक क्षमता में अधिक पाई जाती है। उसका फिर 11वां नंबर आता है कि माता के दूध पिलाने से कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए होती है और उसमें संभाल कर रखने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। उसमें भी 12वां नंबर आता है कि माता के दूध में शिशु के शरीर की आवश्यकता के अनुसार समस्त पोषक तत्व उपयुक्त अनुपात में पाए जाते हैं, जिसे हम लैक्टोज की मात्रा जो है वो अधिक और कारण अनेक खनिज लवणों का अवशोषण अधिक होता है। तो ये इनमें मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है 13वां नंबर। इसमें आता है कि माता के दूध में किसी भी प्रकार के दूषित पदार्थ या मिलावट का भय नहीं रहता है। उसके बाद फिर आपका तीसरा प्रश्न आता है चौथा प्रश्न आता है
चौथे प्रश्न में कि वृद्धावस्था में कैलोरी एवं प्रोटीन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसमें आपका आता है कैलोरी, यानी कि वृद्धावस्था में कैलोरी एवं प्रोटीन की क्या आवश्यकता होती है। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग कैलोरी। कैलोरी में आता है कि आयु में वृद्धि होने से शरीर की क्रियाशीलता व आधारीय उपापचयन की दर कम हो जाने से इस अवस्था में प्रौढ़ों की अपेक्षा 25% कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। शरीर का भार संतुलित रखने के लिए वृद्धावस्था में कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आपको 1700 से 2000 कैलोरीज की प्रायः आवश्यकता होती है। तो ये आता है कैलोरी। अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन की क्या आवश्यकता होती है। प्रोटीन में भूख में कमी प्रोटीन की न्यूनता के रूप में भी प्रभावित करती है। दूध व अन्य प्रोटीन युक्त पदार्थों को समावेश आहार में आवश्यक है। इस आयु में 1 ग्राम प्रति शरीर भार के अनुसार प्रोटीन आवश्यक है और शारीरिक टूट फूट की मरम्मत के लिए यह मात्रा आवश्यक है। तो ये आपका आता है कैलोरी और प्रोटीन के मध्य अंतर्गत। अब आपका पांचवा प्रश्न आता है कि एड्स क्या है, इसके कारण लक्षण एवं उपचार लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है आपका, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का प्रश्न पेपर देखें तो हम उसमें भी ये प्रश्न आपको मिला हुआ है। तो इसमें आपका आता है, इसमें लिखेंगे आप लोग कि HIV, यानी कि HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यानी इसको कहते हैं हम HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। तो इसे हम कहेंगे एक विषाणु के रूप में जो बॉडी के ह्यूमन सिस्टम को नकारात्मक प्रभाव डालता है और व्यक्ति के शरीर में उसकी प्रतिरोधक क्षमता को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करता है। हर 2 दिन में बुखार महसूस होना और कई बार तेज़ी से बुखार आना। HIV का सबसे पहला लक्षण होता है कि पिछले कुछ दिनों में पहले से ज़्यादा थकान होना या हर समय थकावट महसूस करना HIV की शुरुआती लक्षण होता है। HIV के मरीज का वजन एकदम से नहीं घटता है, बल्कि वजन में धीरे धीरे कमी आने लगती है। एड्स के लक्षण होते हैं कि व्यक्ति के एड्स के निम्नलिखित लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कौन कौन से होते हैं। इसमें आपका आता है पहला, लगातार वजन का गिरना। दूसरा, मुंह में सफ़ेद चकत्तेदार धब्बे निकलना। तीसरा आता है लगातार खांसी रहना। चौथा, बार बार दस्त लगना, यानी अतिसार की समस्या पैदा होना। अतिसार का मतलब होता है कि बार बार दस्त आने लगते हैं। उसका फिर पाँचवा, त्वचा में खुजली व चकत्ते हो जाते हैं। बार बार शारीरिक थकान का अनुभव हो जाता है। 7वां नंबर, तेज़ बुखार आ जाता है। 8वां नंबर, शरीर से पसीना अधिक मात्रा में निकलने लगता है। उसका फिर 9वां, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द की शिकायत रहना। 10वां नंबर, जांघों तथा बगल की लसिका ग्रंथियां में सूजन के कारण गिल्टियाँ बनना। और 11वां नंबर आता है कि कुछ बीमारी जैसे निमोनिया हो गया, तपेदिक और कैंसर के लक्षण इसमें प्रकट होने लगते हैं। तो ये किस कारण फैलते हैं, यानी HIV किस कारण फैलते हैं। ये HIV के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संक्रमण निम्नलिखित रूप से फैलते हैं। कैसे, ये कारण कौन कौन से, लक्षण कौन कौन से हैं। पहला, कि संक्रमित व्यक्ति का रक्त जब किसी सामान्य व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो सामान्य व्यक्ति HIV वायरस पहुंच जाता है। दूसरा, HIV भी संक्रमित व्यक्ति यानी पुरुष जब किसी सामान्य महिला के साथ यौन संपर्क करता है तो महिला पुरुष के वीर्य द्वारा संक्रमित हो जाती हैं। तीसरा, यदि संक्रमित महिला सामान्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती हैं तो पुरुष की HIV वायरस संक्रमित कर जाता है। चौथा, संक्रमित महिला जब अपने बच्चों को स्तन कराती हैं तो शिशु HIV हो सकता है। पाँचवा, संक्रमित माता शिशु को जन्म होने पर नवजात HIV संक्रमित हो सकता है। उसके बाद में फिर आपका HIV संक्रमित व्यक्ति जो सिरिंज व निडिल का प्रयोग करने से, यानी कि निडिल का मतलब जो व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करने के लिए एक ही सिरिंज का प्रयोग करते हैं तो उससे भी फैलता है। उसके बाद फिर 7वां नंबर आता है कि असुरक्षित तरीके से अगर आप ड्रग्स लेते हैं उसके बाद में फिर उसमें आप सिरिंज को निडिल बार बार वही करते हैं, दूसरे व्यक्ति को अगर वही निडिल लग जाता है तो ये आपका होता है। उसका फिर 8वां नंबर आता है कि एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंधी स्थापित करने से हो जाता है। उसका फिर आपका आता है HIV से बचाव व रोकथाम। हेडिंग डालेंगे HIV से बचाव व रोकथाम। इसमें आता है आपका कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है, लाइलाज बीमारी होती है, इसलिए
इससे बचाव आवश्यक है। व्यक्ति को समझदारी ही बचाव है, इसलिए अग्रलिखित बातों का ध्यान रखें। इसमें आपका आता है कि इसमें पहला लिखेंगे हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज का प्रयोग करें। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट कि किसी अन्य तौलिया यानी अंडरगारमेंट इस्तेमाल ना करें। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, बुखार तथा मासिक धर्म के दौरान यौन संबंध स्थापित ना करें। 8वां नंबर HIV प्लस होने का गर्भाधारण से बचें। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट, जब भी किसी मरीज का खून की आवश्यकता हो तो रक्त परीक्षण के बाद खून मरीज को ना दें। एक बार प्रयोग की गई सुइयों और सिरिंज का प्रयोग दोबारा ना करें। दाढ़ी बनाने के लिए अपने ब्लेड का इस्तेमाल करें। किसी भी प्रकार का यौन रोग या संक्रमण होने पर अपनी जांच कराएं। तो ये आपका हो जाता है HIV से रोकथाम। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न आता है 6ठा नंबर कि भोजन के क्या कार्य हैं। भोजन के क्या कार्य हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। अब इसमें लिखेंगे भोजन के क्या कार्य हैं, तो हेडिंग डालेंगे आप भोजन के कार्य। अब भोजन के निम्नलिखित कार्य हैं, पहला हेडिंग लिखेंगे इसमें आप कि शारीरिक कार्य। भोजन के शारीरिक कार्यों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? पहला तो आपका आता है ऊर्जा आप प्रदान करना। ऊर्जा शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है, जो भिन्न भिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कठोर शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को सामान्य क्लर्क जो कुर्सी पर बैठकर काम करता है व्यक्ति की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। 12 नंबर नए तंतुओं का निर्माण करना था, उनके टूट फूट की मरम्मत करना, जैसे कोशिका जिसे हम कहते हैं सेल नहीं हमारी शरीर की न्यूनतम इकाई है। इन कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। जन्म से प्रौढ़ावस्था तक शरीर के विकास एवं क्रियाशीलता में अनेक कोशिकाओं एवं ऊतकों का ह्रास होता है। उनके स्थान पर नए ऊतकों का निर्माण करके व उनकी टूट फूट की मरम्मत का भी कार्य एवं प्रोटीन तत्वों द्वारा किया जाता है, जिसे फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनता है। यह कैल्शियम फास्फेट दांतों एवं हड्डियों के निर्माण में योगदान करता है। अब आता है RBC, जिसे कहते हैं लोहा लाल रक्त कणों के द्वारा में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है हीम का भाग होता है लोहा और ग्लोबिन का भाग होता है प्रोटीन, यानी इसके संयुक्त भाग को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। जहाँ कार्बोहाइड्रेट वसा के कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्वों से रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है और यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का संचालन करती है। भोजन में आयोडीन तत्व की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित होता है। प्रोटीन एवं खनिज पदार्थों के अतिरिक्त शरीर निर्माण के तत्वों में जल की भी प्रमुख भूमिका है। एक प्रकार से जल हमारे जीवन की अनिवार्यता है और बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जल हमारे शरीर की भी सभी कोशिकाओं में ऊतकों में पाया जाता है। हमारे शरीर में लगभग 60% जल पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं द्रवों के निर्माण में जल की महत्वपूर्ण स्थान है, जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल की प्राप्ति का प्रमुख साधन पेय पदार्थ है। उसका फिर आपका आता है रसीले फल, सब्जियां आदि भी इसमें प्राप्त हो जाते हैं। फिर आता है 7 नंबर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। अब इसमें आता है आपका कि शरीर के विकास एवं उसकी क्रियाशीलता की सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा जनित तत्वों तथा निर्माण तत्वों के साथ सुरक्षात्मक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले या सुरक्षात्मक तत्व हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा अंगों को सुचारू रूप से कार्य संचालन में सहायता पहुंचाते हैं। इन तत्वों के असंतुलन से शरीर का विकास प्रभावित होता है और व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित हो जाता है। तो ये आ जाता है आपका भोजन से संबंधित। उसके बाद फिर आपका आता है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य में क्या आता है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर सिद्ध किया है कि भोजन केवल क्षुधा शांत करने तथा शरीर की पोषण का ही कार्य नहीं करता, अपितु वह व्यक्ति की अनुभूतियों को व्यक्त करने के एक उत्तम साधन भी है। एक गृहिणी के द्वारा विभिन्न तरीके से पकाए जाने के बाद भोजन
को किसी अतिथि की सम्मुख कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना जहाँ गृहिणी का आत्मिक सुख पहुँचाता है, वहीं उसको स्वस्थ मनोवृत्त भावनाओं को प्रदर्शन करना होता है। तीसरा आता है आपका सामाजिक कार्य। मानव एक सामाजिक प्राणी है। जिस तरह एक परिवार की रचना कुछ सदस्यों द्वारा होती है, ठीक उसी प्रकार समाज की रचना परिवारों व कुटुंबों के द्वारा होता है। इस आदान प्रदान का एक माध्यम भोजन भी है, जिसके द्वारा व्यक्ति प्रेम, मित्रता, सहयोग आदि भावना को प्रदर्शित करता है। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट पे 7वां प्रश्न, किशोर गर्भावस्था के लक्षण को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका आता है इसमें। किशोर गर्भावस्था के लक्षण, इसमें लिखा होगा कि वास्तव में किशोर गर्भावस्था टीनेज प्रेगनेंसी से कहते हैं कि लक्षण महिलाओं की प्रेगनेंसी की तरह होती है, लेकिन फ़र्क बस इतना होता है कि किशोर उम्र की लड़कियां ये समझने में सक्षम नहीं होती कि वे कब गर्भवती हो गई। आइए जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि बेटी किशोर उम्र में गर्भवती हो गई हैं। पहला आपका आता है इसमें कि अगर उस समय मासिक धर्म न आए तो किशोर गर्भावस्था का लक्षण हो सकता है। यदि वह बार बार पेशाब जा रही हैं तो इस बात को ज़रूर नोटिस करना चाहिए। उसका फिर आपका आता है यदि उनके खाने पीने की आदतों में अचानक बदलाव दिखे, जैसे कि वह बहुत ज़्यादा खट्टा और नमकीन चीज़ें खाना शुरू कर दें, उसे अचानक उल्टी या मितली महसूस होने लगे, हर चीज़ों से उसे गंध आने लगे और खाने की महक से वह परेशान हो जाए। उसका फिर अधिक थकान, कमजोरी महसूस हो, अधिक नींद आए और लेटने के बाद उठने का मन ना करे। फिर 7वां नंबर आता है कि अचानक भूख बढ़ जाना और सब कुछ खाने की बजाय कुछ विशेष चीज़ें ही खाना। 8वां नंबर, अचानक से मूड में बदलाव दिखना। तो ये होते हैं आपके किशोर गर्भावस्था के लक्षण। उसके बाद फिर आपका आता है सेक्शन सी, खंड सा। खंड सा में आपको केवल 2 प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 शब्दों में देना होता है। ये लॉन्ग आंसर होता है, इस वजह से सारे प्रश्न आपको यहाँ पे हमने क्लियर कर देते हैं। उसके बाद फिर 8वां प्रश्न था कि पियाजे के बोध विकास सिद्धांत का विस्तार से लिखिए। 9वां प्रश्न आता है कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है कि मादक पदार्थों के उपयोग के दुष्प्रभाव की चर्चा कीजिए। 11वां प्रश्न आता है कि वाणी विकार क्या है, सामान्य वाणी विकारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सारे हैं दोस्तों। ये सारे प्रश्न हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे 2-2 प्रश्न करके, क्योंकि आपके ये सारे प्रश्न हैं ये 2-2 वीडियो करके हम 2-2 वीडियो एक वीडियो में 2-2 प्रश्न कर देंगे, जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना आए और अच्छे से आप लोग को समझ में भी आ जाएगा और लेखन संबंधी का ज्ञान भी हो जाएगा कि हम कॉपी कैसे लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा अंक मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हम बता देंगे और ये सारे सबको देखते हुए दोस्तों मैं आपको अच्छे से ये प्रश्न आपको क्लियर कर देंगे। तो अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए। वीडियो ये दोनों 2-2 प्रश्न के वाले ये आपको हम अलग से वीडियो बना देंगे और आपको जिससे कि परेशानी ना आए। तो अगली वीडियो के साथ हम लोग आप लोगों के बाद में फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।